नमस्कार। आज हम एक ऐसा विषय लेकर उपस्थित हुए हैं जिसके ऊपर बहुत भारी चर्चा हो रही है और होनी भी चाहिए, क्योंकि यह मुद्दा है कतर में हमारे 8 पूर्व नौसैनिक जो एक कंपनी में काम करते थे, उनको कतर के लोअर कोर्ट ने सजाए मौत दी है। मामला काफ़ी संगीन है और इसमें देखने वाली बात यह है कि क्या भारत सरकार इनको मृत्युदंड से बचा पाएगी। और आइए देखते हैं ये सारा मामला है क्या। अगर हम कतर के बारे में जानें तो कतर एक बहुत ही छोटा सा देश है जिसकी आबादी मात्र 30 लाख है। ये नोएडा से भी छोटा है और जहाँ तक ये 30 लाख की आबादी की अगर हम बात करें तो इस 30 लाख में 25 लाख लोग वो हैं जो दूसरे देशों के यहाँ पे आके काम कर रहे हैं। तो असल में अगर आबादी देखें कतर की तो 5 लाख से ज़्यादा नहीं है, और ये जो 25 लाख दूसरे देशों के हैं उसमें भारत के 7 लाख लोग हैं। भारत के 7 लाख लोग हैं, तो भारत की एक बड़ी भारी संख्या है जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। इसमें अगर हम देखें कतर को तो कतर का रवैया पहले से अच्छा नहीं रहा है। कतर का रवैया बहुत ही खराब रहा है। जहाँ तक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को यहाँ पे शरण देने की बात है, चाहे हमास हो, हिजबुल्लाह हो, अल-कायदा हो, इन सब के बड़े बड़े ऑफिस कतर में हैं और कतर ही इन्हें हर तरह से आर्थिक सहायता देता है। हमास को जो सहायता दी जाती है वो कतर इसमें मुख्य रूप से योगदान करता है। और कतर किसी ज़माने में बहुत ही गरीब देश था। 1930 से पहले यहाँ पे मछुआरे मच्छी पकड़ते थे या उसमें मोतियां ढूंढते थे, जिससे कुछ गुजारा होता नहीं था। और उस वक्त इसकी आबादी तकरीबन 1 लाख थी और इसके जो लोग थे, मैं 1930 से पहले की बात कह रहा हूँ, वो अपना ये छोड़ के चले गए थे देश को बाहर, क्योंकि यहाँ से गुजारा नहीं था, ये इस लायक जगह नहीं थी। 1930 के बाद में जब मोटर व्हीकल्स आए, कार आई, उसमें पेट्रोल डीजल इसकी खपत बढ़ी, तो यहाँ पे तेल के भंडार मिले। आज कतर विश्व का तीसरा बड़ा देश है जिसके पास इतना बड़ा तेल का जखीरा है। तो ये आज़ाद भी हो गया, ब्रिटेन का इसके ऊपर राज था, और फिर जब तेल की डिमांड बढ़ी और तेल से इसके पास पैसा आने लगा, तो आज कतर की स्थिति ये है कि कतर जो डॉलर है उससे भी ज़्यादा कतर की मुद्रा का मूल्य है। तो कतर ने फिर इसमें शासन होता है, कतर में राजा का डिक्टेटरशिप है, और यहाँ पे जो लॉ है, कानून है, वो शरिया है। शरिया में भी हनाफी जो है स्कूल, उसके लॉ हैं, और इसके साथ ही
नेपोलियक लॉबी है, इन दोनों का मिला जुला स्वरूप है। परंतु आज भी डिक्टेटर का सरकार के जितने भी अंग हैं, चाहे उसमें न्यायालय है या और है, उन सब पे इनका पूरा असर है। दोस्तों, जैसे अभी इनको मृत्युदंड की सजा सुनाई, तो यहाँ पे मृत्युदंड फांसी से नहीं दी जाती। मृत्युदंड जो है, फायरिंग स्क्वाड उनको गोली मारकर उनकी हत्या करती है। इस तरह से ये लोग एग्जीक्यूट करते हैं। तो हुआ ये कि भारत के जो पूर्व सैनिक हैं, इनकी हर जगह डिमांड है, क्योंकि इनकी जो काबिलियत है वो दूसरे देशों के पूर्व सैनिक से ज़्यादा बेहतर है। नौसेना बहुत ही अच्छी है, और जो पहले कई देश काम करते थे, उनके एक्सपर्ट इन्होंने लिए हुए थे, रिटायर्ड अफसर। अब उन सब जगह पे भारत के लोग आते जा रहे हैं। पाकिस्तान के भी थे, वो भी हटा दिए, और दूसरे हैं, वो सब हटते जा रहे हैं। और कई देशों में, आसपास के जितने देश हैं, उनमें भारत के ही नौसैनिक हैं। तो एक कंपनी बनाई ओमन के एक्स एयरफोर्स के अफसर ने, जिसका नाम था खमीस अल आबका। तो खलीस अल आबका ने ये एक कंपनी बनाई जिसका नाम है अल देहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज। इसमें 90% भारतीयों को लिया गया, भारतीय पूर्व नौसैनिकों को लिया गया। और इस कंपनी के एमडी भी भारत के ही एक एक्स नेवी अफसर को रखा, जिनका नाम है पुरिंदर तिवारी। ये जो 8 लोग हैं, इनमें पुरिंदर तिवारी भी हैं। और ये पुरिंदर तिवारी को 2019 में कतर सरकार की रिकमेंडेशन पर भारत के राष्ट्रपति ने प्रवासी सम्मान दिया था, जो एक बड़ी बात होती है। ये जो है यहाँ पे काम कर रहे थे, और काम कर रहे थे 4 से 6 साल, कोई 1-2 दिन की बात नहीं है, इतने दिनों से काम कर रहे थे। अब किस्सा इस प्रकार है कि कतर ने एक पनडुब्बी इटली से खरीदी, और ये जो कंपनी है अल देहरा, इसको कतर ने जिम्मेदारी दी थी कि वो इन लोगों को ट्रेनिंग दे, मेंटेनेंस करे, और उसको किस तरह से और बेड़े के साथ इंटीग्रेट करें, ये इसकी कंपनी की जिम्मेदारी थी। तो जो हमारे ये भारतीय पूर्व नौसैनिक थे, वो कतर के नौसेना को ट्रेनिंग दे रहे थे इस इटली की पनडुब्बी के ऊपर। इसमें आईएसआई को बहुत बड़ा दर्द था। पाकिस्तान की आईएसआई है कि भाई हिंदुस्तान के लोग इस तरह से कैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा, इनके कान भरे। कुछ दिन पहले ही जो पाकिस्तान के आर्मी के चीफ हैं, इस घटना से कुछ दिन पहले ही वो कतर आए थे, और उन्होंने ये इस तरह की जालसाजी की होगी। तो उन्होंने कहा, साहब ये जो भारत के लोग हैं, इस पनडुब्बी से रिलेटेड जो डिटेल है, इंफॉर्मेशन है, इसको इजराइल को जो है इन्होंने लीक किया है। हालांकि अभी तक जो ये जजमेंट हुआ है, इसकी कोई डिटेल नहीं आई है, इसकी कोई डिटेल नहीं आई है, परंतु ये कहा जा रहा है कि ये जासूसी के आधार पे इस तरह से इनको पकड़ा गया, इनको गिरफ्तार किया
30 अगस्त 2022 को। 8 लोग तो ये हमारे थे, पुरेंद्र तिवारी समेत, और इस कंपनी का जो मालिक था खमीस ओमन का, उसको भी गिरफ्तार किया, पर उसको जो है छोड़ दिया नवंबर में। नवंबर 2022 को उसको तफ्तीश करने के बाद छोड़ दिया। उसने अपनी ये कंपनी बंद भी कर दी और एक दूसरी कंपनी शुरू कर ली। इस बात की खबर एम्बेसी के पास नहीं थी। हालांकि इन सब लोगों को ये टेलीफोन की एक्सेस दी गई कि वीक में वो एक दिन अपने परिवार से बात कर सकते हैं, और ये अपने परिवार से बात कर रहे थे। इसमें जो पुरेंद्र तिवारी की बहन है, डॉक्टर मीतू भार्गवा, उसने अपना स्टेटमेंट दिया है। उसने कहा कि भारत सरकार कोशिश कर रही है, पर अभी और कोशिश की आवश्यकता है। तो ये लोग बात करते रहे और इनको ये उम्मीद थी कि ईद पर जिस तरह से वो रिलीज करते हैं तो इनको भी रिलीज कर दिया जाए, परंतु ये हुए नहीं। जहां तक एम्बेसी को खबर की बात है, तो 30 अगस्त को उन्होंने इनको गिरफ्तार किया और एम्बेसी को सितंबर 2022 में इन्हें इंफॉर्मेशन दी। वो जो इंफॉर्मेशन दी कतर सरकार ने, उसमें कारण नहीं बताया कि किस कारण से इनको गिरफ्तार किया गया। केवल ये बताया कि हमने ये 8 लोग जो इस कंपनी के थे, इनको गिरफ्तार किया, जो भारतीय मूल के हैं। इस पर एम्बेसी ने अपना प्रयास किया और इनसे मिलने की कोशिश की। तो एक कंसुलर एक्सेस होती है, जो भारत की जो एम्बेसी है कतर में, उसको 3 अक्टूबर 2022 को मिली, अर्थात 1-1.5 महीने अरेस्ट होने के बाद इनको ये मिली। उसमें हमारे भारत के जो असिस्टेंट थे, नंबर 2 थे एम्बेसी में, वो जाके मिल के आए और उन्होंने फिर आगे की सरकार की तरफ से कार्रवाई की। मामला नीचे के कोर्ट में था। अब उसमें इन्होंने प्रोसीडिंग देखी कि इसका होता क्या है। अब इसको जो जजमेंट आया है अब 2023 में, हालांकि 25 मार्च 2023 को इसकी चार्जशीट दाखिल की गई और इन्होंने आके अब अक्टूबर में ये निर्णय किया कि 8 लोगों को मृत्युदंड दिया जाए। अब सवाल इस बात का है कि इनको छुड़ाया कैसे जाए और कतर के साथ भारत के कैसे संबंध हैं। वैसे तो कतर के संबंध अपने जो पड़ोसी देश हैं उनसे भी अच्छा नहीं है। जैसे सऊदी अरबिया, दुबई, इनके साथ अच्छे संबंध नहीं है और काफ़ी तनातनी भी रही है। अब थोड़ा सा सॉफ्ट बातें हो रही हैं। और ईरान इराक वार में भी एक मेन मुद्दा कतर रहा था, पर कतर के संबंध अमेरिका से अच्छे हैं। आज भी जो अमेरिकन्स फंसे हुए हैं, फिलिस्तीन के बंधक हैं, इस लड़ाई में, इजराइल और हमास की लड़ाई में, उसमें हमास से बातचीत करके इन बंधकों को छुड़ाने की जिम्मेदारी इसी को दी गई है, कतर को ही दी गई है और कतर ही कर रही है। तो इसके संबंध हालांकि
भारत ने हरचंद कोशिश की कि कतर से अच्छे संबंध हों, और सन 2016 में 7 संधियां भी हुई भारत की कतर के साथ। और 7 संधियों में अगर हम देखें तो एक संधि ऐसी थी कि जिसमें ये था कि जो कन्विक्टेड होंगे, यानी कि जिनको सजा हो चुकी है, दोनों देशों में किसी भी देश का है, तो उसको दूसरे देश में जो उसका अपना देश है उसमें सजा काटने के लिए भेजा जा सकता है। ये भी संधि हुई। अगर भारत के हैं और उनको सजा हो जाए, तो फाइनल सजा हो जाए, तो वो भारत में बुला के उस सजा को आगे कर सकते हैं। हमारे कई पत्रकार बंधु जिनका पढ़ने लिखने से कुछ परहेज है, परंतु हर चीज़ के ऊपर कमेंट करते हैं, कहते हैं 2016 की इस एग्रीमेंट का क्या होगा। मैं उन भाइयों को बताना चाहता हूं कि मेरे भाई, 2016 का जिस एग्रीमेंट की आप बात कर रहे हैं, जिसमें कन्विक्टेड की बात है, और अभी ये केस एकदम प्रिलिमिनरी स्टेज पे है, अभी तो इस केस के बाद इसमें कोर्ट ऑफ अपील है, कोर्ट ऑफ अपील में जाएंगे, और कोर्ट ऑफ अपील के बाद में उसके बाद हायर कोर्ट है, और फिर मर्सी पिटीशन वगैरह भी। तो अभी तो बहुत दूर है। जब ये सब एग्जॉस्ट हो जाए तो उस कन्विक्शन को फाइनल मानते हैं। उस स्टेज में इस 2016 का जो एग्रीमेंट है भारत और कतर के बीच, उसका प्रयोग किया जा सकता है, आज नहीं। और कहते हैं कि मोदी जी का क्या असर है। आज भारत इंटरनेशनल लेवल पे फॉरेन अफेयर्स में बहुत ही सशक्त है। 2016 में जब मोदी जी कतर गए तो उन्होंने 7 लोग जो वहां बंधक थे, जेलों में थे, उनको रिलीज कराया। और जिस तरह से कनाडा ने भारत के ऊपर इस तरह की बातें करी, और जिस तरह से भारत ने कनाडा को सबक सिखाया, ये दिखाता है कि भारत कितना आज की तारीख में सशक्त है। इस जो 8 लोगों का मृत्युदंड का मामला है, इसको अगर हम देखें तो इसके 2 सॉल्यूशन, 2 तरफ से इस पे काम करने की आवश्यकता है। एक इसका डिप्लोमेटिक चैनल, और दूसरा इसका लीगल। अब लीगल चैनल में जो कतर में अब आगे अपील होनी है, उसमें सहयोग भारत सरकार अवश्य करेगी। इस बात का पूर्ण रूप से आश्वासन भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने दिया है। आज की तारीख में तो हालांकि जो जजमेंट है उसकी डिटेल नहीं आई है, जजमेंट अभी मिला नहीं है, केवल कन्विक्शन की बात हुई है। पहले तो पता पड़े कि इनके ऊपर किस तरह का इल्जाम है। अभी केवल ये बातें निकल के आ रही हैं और ऐसा कहा जा रहा है, निश्चित नहीं है। तो जब स्पेसिफिक एलिगेशन होंगे तो उनके ऊपर स्पेसिफिक एलिगेशन के ढंग से ही आर्गुमेंट कोर्ट में होगा, और उसमें भारत सरकार पूर्ण रूप से सहयोग करेगी और कोशिश करेगी। ये हुआ लीगल साइड, जिसमें ये करने की आवश्यकता है। और दूसरा डिप्लोमेटिक, तो डिप्लोमेटिक स्तर पे तो ये बातें जारी हैं। भारत अमेरिका के थ्रू भी कतर के ऊपर असर डाल सकता है, और जब ये सारी चीजें हो जाएंगी और फिर भी अगर कुछ फायदा नहीं होता है, हालांकि पीछे इस तरह के उदाहरण हैं जहां सरकारों ने जोर दिया है
कतर ने उनके लोगों को छोड़ा भी या सजाएं कम की हैं, इसमें भी होगी, अवश्य होगी। अगर फिर भी है तो फिर हमारे पास में जो और ऑप्शन बचते हैं उसमें एक तो इंटरनेशनल कोर्ट है। जिस तरह से हमने कुलभूषण के केस में पाकिस्तान में वो केस इंटरनेशनल कोर्ट में उठाया और उससे भारत को फायदा मिला। कहाँ कुलभूषण को फांसी देने जा रहे थे और उसके बाद उस पर बंदिश लगी और अभी भी कुलभूषण जो है पाकिस्तान की जेल में है और वो कभी भी छूट सकता है, ऐसा हो सकता है। दूसरी बात कि हम यूएन में ये बात उठाएं, वैसे भी यूएन में जो उसका रुख है वो ये है कि किसी को भी मृत्यु दंड ऐसे ही नहीं दिया जा सकता। ये दूसरी चीज है। तीसरी, हमारे अपने जो चैनल हैं इसमें अमेरिका है और भारत का खुद का है, तो वो सब करेंगे। अब थोड़ी सी जो खटास आई पीछे कतर के मामले में, कतर और भारत के संबंधों के बारे में, वो आई थी जब नुपुर शर्मा का वो रिमार्क आया। हालांकि ये किसी ने नहीं देखा कि नुपुर शर्मा ने किस बात के रेस्पॉन्स में ये कहा। एक धर्म की बात उठाई, दूसरी बात को गोल कर गए, उसको नहीं उठाया कि पहले किसने कहा और क्या कहा और किसके धर्म के लिए कहा। खैर, उसमें भारत ने, कतर ने जब ऐतराज किया तो नुपुर शर्मा को हटा दिया था बीजेपी ने उसके स्पोक्स पर्सन के पद से। और दूसरी बात जिसमें कतर को खटास लग रही है कि भारत ने जिस तरह से हमास को टेररिस्ट कहा जब हमास ने इजराइल के ऊपर अटैक किया, तो दूसरी बात ये हो सकती है। ये इन सब बातों के कयास लगा रहे हैं, परंतु अभी भारत सरकार पूरे एक्शन मोड में है और काम कर रही है। कई मेरे भाई मित्र कहते हैं कि साहब एक ट्वीट किसी छोटे मोटे पत्रकार ने किया था, उस पे मोदी जी ने एक्शन नहीं लिया। अरे भाई, आप क्या कर रहे थे? आपको तो पता था ना, आप तो गोदी मीडिया हो नहीं, आपने क्यों नहीं इस मामले को उठाया जो आज जब सब इस बात की कर रहे हैं, जब आप आ रहे हैं, पहले कहां थे आप? ये केवल नाम बदनाम करने की बात है। G20 को बताते हैं कि सक्सेसफुल नहीं है। अरे भाई, G20 में जो कॉरिडोर की बात हुई, जिसपे समझौता हुआ, 6000 लंबा इकोनॉमिक कॉरिडोर जो इंडिया से यूरोप जाएगा, जिसमें 350 किलोमीटर वो समुद्र के अंदर से जाएगा, उसको भी कतर जो है अच्छा नहीं समझ रहा। वो इसलिए नहीं समझ रहा कि उसमें इजराइल भी शामिल है, इजराइल के थ्रू भी जाएगा वो, जो कतर को अच्छा नहीं लग रहा। ये भी एक कारण हो सकता है। और इस सब को आगे बढ़ा रहे हैं जैसे चाइना। अब चाइना का और पाकिस्तान का जो सी पैक है वो लगभग ठप हो गया और उनकी मंशा थी कि पाकिस्तान के बाद ईरान, ईरान के बाद में टर्की और टर्की से होते हुए फिर इटली और फिर जो है यूरोप का, इस तरह का कॉरिडोर था। तो जो G20 में ये फाइनल हुआ, ये इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये भी उनकी आंख का किरकिरी है। कतर कोई इतना बड़ा देश नहीं है कि जो भारत की धमक को सह सके। आने वाले समय में मित्रों, हम भी देखते हैं, आप भी देखें कि भारत की सशक्त सरकार, भारत की सॉलिड विदेश नीति किस तरह से इनको मृत्यु दंड से बचाती है और अवश्य बचाएगी। भारत अब कमजोर देश नहीं है, किसी का पिछलग्गू नहीं है। भारत की अपनी स्वतंत्र विदेश नीति है, उस पर चलता है और सशक्त रूप से चलता है। और
हर मुसीबत को दूर करेगा। कनाडा का किस तरह से मुर्गा बनाया ये लोगों को अच्छी तरह से पता है। वीडियो दोस्तों थोड़ी लंबी हो गई है, आज बस इतना ही। इसी विषय पे फिर भी मिलेंगे। नमस्कार।